आज के एपिसोड में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो शायद कुछ श्रोताओं के लिए अनकंफर्टेबल हो, पर ज़रूरी है कि हम इस मिथ को आज बस्ट करें जो अनफॉर्चुनेटली हमारे इतिहास का हिस्सा माना जाता है, सती। भारत में महिलाओं की स्थिति पर जब कभी भी चर्चा होती है, चाहे वो विदेश में हो या अपने देश में, उसमें सती का मुद्दा ज़रूर उठता है। कॉलोनियल रूलर्स, खास करके ब्रिटिश ने इतनी बार ये कहानी दोहराई, इतनी ज़ोर से दोहराई कि धीरे धीरे हमने भी इसे अपना सच मान लिया और अपना सिर शर्म से झुका लिया। लेकिन क्या सच में हमारी सभ्यता इतनी क्रूअल थी कि हम विडोज़ को फोर्सिबली उनके हस्बैंड्स की चिता पर जलाते थे, या फिर ये कोई प्रोपेगेंडा था? ज़रा सोचिए, जो यूरोप खुद अपनी लाखों महिलाओं को विच कहकर जिंदा आग में झोंक चुका था, वही यूरोप अचानक भारत आता है और हमें सभ्यता और विमेन एम्पावरमेंट का पाठ पढ़ाने लगता है। और हमने बिना सवाल किए उनके लगाए इन आरोपों को अपनी पहचान बना लिया। आखिर क्यों और कैसे? आज हम प्रयास करेंगे इस कहानी को बदलने का। आज हम सामना करेंगे इतिहास के उस नैरेटिव का जिसने पूरी दुनिया के सामने भारत की छवि को हमेशा के लिए दागदार कर दिया। एक ऐसा इंटेलेक्चुअल प्रोपेगेंडा जिसे दुनिया सती प्रथा के नाम से जानती है। वेलकम टू इन्फिनाइट इंडिया, द भारतीय वे। एक ऐसी सीरीज जो मिथ्स को तोड़ती है, स्पेकुलेशन को साइड में रखती है और हमें याद दिलाती है कि हम कौन थे और हम कौन हैं। फर्ज करो कि एक सीरियल किलर, जी हाँ, एक सीरियल किलर आपको नॉन वायलेंस पर लेक्चर देने लगे तो कैसा लगेगा? हंसी आएगी या गुस्सा आएगा? इतिहास का एक सबसे अजीब और सबसे भद्दा मजाक हमारे साथ यही हुआ। जिन यूरोपियंस ने 1 लाख से ज़्यादा औरतों को विच या डायन बोलकर बेरहमी से जलाकर मार डाला, वही यूरोपियंस भारत आते हैं और भारत को सिविलाइज्ड बनाने की शिक्षा देने लगते हैं। गजब मजाक है ना? पर ऐसा क्यों किया उन्होंने? कभी सोचा है आपने? एक्चुअली अंग्रेज़ों के लिए भारत में अपने सिविलाइजिंग मिशन को सही ठहराना बेहद ज़रूरी था। उन्हें पूरी दुनिया को दिखाना था कि भारतीय समाज बार्बेरिक है, अनसिविलाइज्ड है और जंगली है। और दुनिया को ये यकीन दिलाया गया कि भारतीयों पर राज करना ब्रिटिश शासन की एक मॉरल ड्यूटी है। अपने इस कॉलोनियल प्रोपेगेंडा को सच साबित करने के लिए उन्हें एक ऐसे मोहरे की तलाश थी जो हमें दुनिया की नज़रों में पूरी तरह गिरा दे। और अपने मिशन को अंजाम देने के लिए उन्होंने क्रिएट किया अपना सबसे बड़ा हथियार, जिसे नाम दिया सती। आप सब ने फिल्म्स में, कई कहानियों में और किताबों में सती की डेफिनेशन तो पढ़ी या देखी होगी। एज पर इंटरनेट, द डेफिनेशन ऑफ सती इज a former practice in India whereby a widow threw herself onto her husband's funeral pyre। पर कभी ये सोचा कि ये इंडियन डेफिनेशन है या वेस्टर्न? एक्चुअली ये एक वेस्टर्न नैरेटिव है। तो इस वेस्टर्न नैरेटिव को सीधे हमारी सभ्यता के रूट्स पर परखते हैं। अगर सती कोई एंशिएंट धार्मिक नियम या परंपरा थी तो उसके प्रूफ हमारे सबसे मूल ग्रंथों में ज़रूर मिलते। तो आइए रामायण और महाभारत के पन्ने पलटते हैं। रामायण में राजा दशरथ की मृत्यु के बाद क्या रानी कौशल्या सती हुई? नहीं। क्या रानी सुमित्रा सती हुई? नहीं। रानी कैकेयी? नहीं। यहाँ तक कि रावण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी मंदोदरी भी सती नहीं हुई। अब जरा महाभारत देखिए।
हस्तिनापुर की नींव रखने वाली रानी सत्यवती या फिर पांडवों की मां राजमाता कुंती, ये दोनों ही विधवा हुई थीं। लेकिन क्या उन्होंने खुद को अग्नि के हवाले किया? क्या वो सती हुई? बिल्कुल नहीं। महाभारत के उस भयानक युद्ध में लाखों पुरुष मारे गए। कुरुक्षेत्र की धरती खून से लाल हो गई। अगर सती कोई मैंडेटरी परंपरा होती तो जरा सोचिए, लाखों विधवाएं सामूहिक रूप से जिंदा जल रही होती, वह इतिहास में दर्ज होता। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं। हाँ, लोग अक्सर रानी माद्री का उदाहरण देते हैं। पांडु की चिता पर माद्री ने अपने प्राण त्यागे थे, लेकिन महाभारत स्वयं इसका कारण स्पष्ट करता है। ये कोई सोसाइटी का दबाव नहीं था, ये किसी धर्म ग्रंथ का आदेश नहीं था, ये उनका पर्सनल गिल्ट था और अपने पति के प्रति एक्सट्रीम इमोशनल निर्णय था। यहाँ तक कि वहाँ मौजूद ऋषि मुनियों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। उन्होंने समझाया कि छोटे बच्चों के लिए उन्हें जिंदा रहना चाहिए। यानी इससे ये साबित होने लगता है कि ये कोई सोशल नॉर्म नहीं था, सती कोई सोशल नॉर्म नहीं था, बल्कि एक आइसोलेटेड इमोशनल एक्ट था। तो अब डेफिनेशन और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सती की एग्जिस्टेंस का आपको अंदाजा लगने लगा होगा। आइए आपको एक और इंटरेस्टिंग इंसाइट बताता हूँ। एंशिएंट इंडिया में ऐसी वॉलंटरी डेथ सिर्फ स्त्रियां ही नहीं, पुरुष भी करते थे। याद कीजिए, महाभारत में अर्जुन अपने बेटे अभिमन्यु की रूथलेस मृत्यु के बाद आत्मदाह के लिए तैयार हो गए थे। इसी तर्ज पर एक और एग्जाम्पल देता हूं। दार्शनिक कुमारिल भट्ट ने अपने गुरु से झूठ बोलने के लिए गिल्ट के कारण स्वयं अग्नि में प्रवेश किया। यहाँ तक कि भगवान राम ने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा होने पर सरयू में जल समाधि ली। इसे उस समय जीवन के अंतिम वैराग्य के रूप में भी देखा जा सकता था। ठीक वैसे ही जैसे आज का मॉडर्न वेस्ट यूथनेशिया मतलब इच्छा मृत्यु को देखता है। ये कोई सामाजिक क्रूरता नहीं, मानव मन की चरम अवस्थाएं थीं। और आपको जानकर हैरानी होगी, ये केवल भारत में नहीं था, भारतीय धर्मों से प्रभावित अन्य संस्कृतियों में भी ऐसा था। जापान के समुराई वॉरियर्स को देखिए, अपने सम्मान और गिल्ट के लिए वे स्वयं अपनी तलवार से अपनी जान ले लेते थे, जिसे सिपुक्कू कहा जाता था। क्या आप उसे क्रूरता कहेंगे या एक पर्सनल चॉइस? गौर करने वाली बात यह है कि हमारा समाज आत्महत्या को सपोर्ट नहीं करता था। 7वीं सेंचुरी के महान विद्वान बाणभट्ट को पढ़िए। उन्होंने अपने प्रसिद्ध रचना कादंबरी में सुसाइड का कड़ा और खुला विरोध किया था। बाणभट्ट ने स्पष्ट लिखा था कि आत्मदाह करना कोई साहस या भक्ति नहीं है, ये केवल भ्रम और भावनात्मक संकट है। मानव जीवन बहुत कीमती है और इसे छोड़ देने से कोई महान उद्देश्य पूरा नहीं होता। ये तो हुई एंशिएंट एविडेंशियल बातें। अब थोड़ा बेसिक लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं, यानी अब उस शब्द की बात करते हैं जिसने पूरी कहानी को मोड़ दिया, सती। और जो हमारे ग्रंथों में है सती, जो पहली सती जिनको हम मानते हैं, उन्होंने तो अपने आप को जलाया नहीं। सती सीता, सती अनसुईया, सती सावित्री। वी गिव द नेम एपिटोम ऑफ वर्च्यू। आज भी हम किसी को बोलते हैं अच्छा ये अपने आप को बड़ी सती सावित्री समझ रही है, मतलब एपिटोम ऑफ गुड क्वालिटीज। सो सती was just an epitome of good qualities. Many women were given this title without immolating. सती का अर्थ कभी भी विडो बर्निंग था ही नहीं। असल में सती शब्द संस्कृत के सत से बना है, और सत का मतलब क्या होता है? सच्चाई, पवित्रता या फिर वर्च्यू। सती शब्द को विधवाओं को जलाने के साथ जोड़ दिया है, लेकिन देवी सती माता स्वयं ही विधवा नहीं थी।
वो तो विधवा हो भी नहीं सकती थी, क्योंकि उनके पति तो शिव जी हैं जो अनंत और अनादि हैं। सती माँ ने खुद को इसलिए जलाया था क्योंकि उनके पिता दक्ष ने उनके पति शिव जी का अपमान किया था। इससे हर्ट होकर सती माता ने आत्मदाह किया था। इतिहास में सती सावित्री और सती अनुसुईया के नाम आज भी अमर हैं, लेकिन उनकी महानता इसमें नहीं थी कि वो विधवा होकर किसी चिता पर जल गई थीं, बल्कि उन्हें सती उनके महान चरित्र और उनके सच्चाई के लिए कहा जाता था। तो फिर वेदों पर यह आरोप कैसे लगा कि वह सती प्रथा का सपोर्ट करते हैं? यहाँ आता है इतिहास का सबसे बड़ा ट्रांसलेशन स्कैम, ब्रिटिश राज का ट्रांसलेशन स्कैम। 1795 में एक इंग्लिश स्कॉलर एस.टी. कोलब्रुक ने सती को सच साबित करने के लिए ऋग्वेद के कुछ श्लोकों के गलत अनुवाद का सहारा लेकर सती प्रथा से जोड़ दिया। उस श्लोक में एक शब्द था अग्र, जिसका अर्थ था आगे बढ़ना या पहला। कोलब्रुक ने बड़े चालाकी से उस अग्र को अग्नि से जोड़ दिया और दुनिया को बताया कि वेद विधवाओं को आग में जलने को कहते हैं, जबकि उस श्लोक का असली अर्थ था कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को उसके शरीर के पास बैठकर अपनी आंखों पर घी लगाना चाहिए और फिर उठकर दुनिया में वापस लौटना चाहिए। लेकिन वो जो ऋग्वेदिक हिम है वो सिर्फ कहता है जब एक पति का मृत्यु होती है तो उसकी विधवा को 1 सेकंड के लिए उसके शव के साथ लेटना है, अपनी आंखों में घी डाल के फिर उठना है और देन यू आर सपोज टू रिज्यूम योर प्लेस इन द वर्ल्ड। सो दिस इज समथिंग दैट इज टोटली डिस्टॉर्टेड। और तो और अथर्ववेद में तो क्लियरली विडो रीमैरिज का पूरा समर्थन किया गया है। तो हुई ना पोल्स अपार्ट बात, ब्रिटिश राज का ट्रांसलेशन स्कैम, कहां जलना और कहां फिर से जीवन शुरू करना। लेकिन अंग्रेजों ने इस नैरेटिव को दुनिया में फैला दिया। अंग्रेजों के आने से पहले कभी किसी ने नहीं कहा कि सती हिंदू धर्म के आधार पर की जाती है। ये धारणा कब शुरू हुई? 1795 में एच.टी. कोलब्रुक थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक यंग ऑफिशियल थे, वो संस्कृत उस टाइम सीख रहे थे। तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा ऑन द ड्यूटीज ऑफ द फेथफुल हिंदू विडो, और उसमें उन्होंने कहा कि सती धर्म के अनुसार है। और जैसे ही वो आर्टिकल छपा तो विलियम जोन्स, एच.एच. विल्सन, बहुत से लोगों ने कहा ये आपने गलत ट्रांसलेशन की। वर्ड है अग्रे, मीन्स फर्स्ट, द वुमन इज फर्स्ट टू मॉइस्ट हर आईज विद घी, और आपने उसको लिख दिया अग्नि, फायर। सो दिस मिस ट्रांसलेशन ऑफ वन वर्ड, इट इंस्पायर्ड द फैक्ट दैट उसको एकदम तुरंत पकड़ा गया, लेकिन तब भी वो हमारे आलोचक ने उसको ऐसा कर दिया कि भाई सती इज बाय रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। और सिर्फ हम नहीं कह रहे कि ये ट्रांसलेशन गलत था, उस समय के कुछ अंग्रेजी विद्वानों ने भी कहा कि कोलब्रुक का अनुवाद गलत था। विलियम जोन्स और एच.एच. विल्सन जैसे वेस्टर्न स्कॉलर्स ने उस समय इस गलत ट्रांसलेशन को पकड़ा और गलत बताया। विल्सन ने साफ कहा कि कोलब्रुक ने अपने बायसेस को सही साबित करने के लिए वर्ड्स के साथ छेड़छाड़ की है। लेकिन तब तक अंग्रेजों का सॉलिड नैरेटिव बन चुका था। पूरी दुनिया हमें बार्बेरिक मान चुकी थी। मैं दोहरा रहा हूं, अंग्रेजों की पोल सिर्फ हम नहीं खोल रहे, खुद उस जमाने के अंग्रेज अधिकारियों ने अपना गुनाह कबूला था। 1770 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर अलेक्जेंडर डाउ ने साफ लिखा था कि वेस्ट में फैली मिसअंडरस्टैंडिंग के बिल्कुल ऑपोजिट सती को भारत में कोई धार्मिक कर्तव्य यानी रिलीजियस ऑब्लिगेशन नहीं माना जाता है। और भारत में अंग्रेजों के खुफिया विभाग के सचिव सर जॉन के ने एक्सेप्ट किया था कि ये नहीं कहा जा सकता है कि विधवाओं को जलाना भारत का कभी कोई नेशनल कस्टम था। अब आता है सबसे बड़ा पर्दाफाश।
महीना था दिसंबर का और साल था 1829। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर बैन लगा दिया। अब हमें ऐसा बताया जाता है कि इसके बाद भारत में बहुत बड़ा सुधार हुआ, लेकिन एक अंग्रेज मिशनरी W.H. कैरी खुद लिखता है कि इस कानून के बाद क्या हुआ। कोई दंगा नहीं हुआ, कोई डिस्कंटेंट नहीं दिखा, किसी सिपाही ने अपने कर्नल पर गोली नहीं चलाई, किसी मिशनरी को नहीं लूटा गया। तो अब जरा सोचिए, इसके ठीक 25 साल बाद 1857 में जब अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों को सुअर और गाय की चर्बी वाले कारतूस दिए, तो पूरे भारत में भयानक खूनी विद्रोह हो गया था। तो जब भारतीय अपनी धार्मिक आस्था के लिए 1857 में जान दे और ले सकते थे, तो 1829 में सती प्रथा बैन होने पर वो चुप क्यों रहे? क्योंकि सती प्रथा कोई वाइडस्प्रेड रिलीजियस प्रैक्टिस थी ही नहीं। आम भारतीयों को इस बैन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ये तो हो ही नहीं रहा था। और तो और खुद लॉर्ड बेंटिंक की सती बैनिंग लॉ में लिखा था कि हिंदू रिलीजन डज नॉट एनफोर्स अ प्रैक्टिस ऑफ सती। और यहाँ तक कि लगभग सभी हिंदू इस प्रथा का सपोर्ट नहीं करते हैं। मतलब कि खुद लॉर्ड बेंटिंक कह रहा था कि सती हमारे हिंदू धर्म की एंशिएंट प्रैक्टिस नहीं है। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी और बाबर जैसे तुर्की इन्वेडर्स के समय उनकी क्रूरता और बलात्कार तथा सेक्स स्लेवरी से बचने के लिए कई वीर महिलाओं ने आग में कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन ये सती नहीं है। यहाँ विधवा को जबरदस्ती जलाया नहीं जा रहा था, बल्कि वीर महिलाओं ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपना शरीर त्याग दिया और इसे जौहर कहा जाता था। ठीक ऐसे आज की कई यजीदी महिलाओं ने आईसिस टेररिस्ट से अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दे दी। मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि मैं रिचुअल सुसाइड का समर्थन नहीं करता हूँ, ना कभी करूँगा, लेकिन सती के बारे में सच जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा मुद्दा है। जो नैरेटिव हमें सिखाया गया है वो अंग्रेज़ों के फ़ायदे के लिए था और हमारे प्राचीन भारत के इतिहास को गलत बताता था। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे इतिहास में सब कुछ अच्छा ही था। हाँ, बहुत कुछ गलत भी था और जिन परंपराओं में कुछ गलत लगे उन पर सवाल उठाना भी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारी पूरी इंडियन सिविलाइजेशन एक बारबेरिक कैरिकेचर थी। ज़रा सोचिए, एक ऐसा कल्चर जहाँ ऋग्वेद और अथर्ववेद जैसे ग्रंथ लिखे गए जो विडोज को अपनी लाइफ में मूव ऑन करने और नया जीवन शुरू करने का मैसेज देता है, क्या वो सोसाइटी मौत का जश्न मना सकती है? बिल्कुल नहीं। हमारे एंसेस्टर्स और हमारे स्क्रिप्चर्स ने महिलाओं को जिंदा जलाने का कोई आदेश नहीं दिया था। अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए ये गलत नैरेटिव पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट कर दिया ताकि वो हमें जंगली प्रूव कर सकें। और अंग्रेज़ों का ये झूठ कोई रैंडम गलती नहीं थी, ये एक बहुत सोची समझी साजिश थी, क्योंकि कॉलोनियल रूल सिर्फ ज़मीन पर नहीं किया जाता, दिमाग पर भी किया जाता है। पहले आपकी कहानी छीनी जाती है, फिर आपकी पहचान। It was simply the act of misrepresenting our past to control our future. इसलिए हिस्ट्री सिर्फ तारीखों और घटनाओं का कोई रिकॉर्ड रूम नहीं होता। इतिहास असल में एक समाज की बायोग्राफी होता है। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या हर बायोग्राफी हम खुद लिखते हैं? कभी कभी कोई और हमारी कहानी लिख देता है और हम धीरे धीरे उसी लिखी हुई कहानी को अपनी सच्चाई मानकर जीने लगते हैं। सती की कहानी सिर्फ एक कस्टम की कहानी नहीं है, ये उस प्रोपेगेंडा की कहानी है जिसमें एक पूरी सिविलाइजेशन को उसी की नज़रों में
छोटा बना दिया गया। सभ्यताओं को खत्म करने के लिए हमेशा किसी वॉर की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ उनकी कहानी बदल देना ही काफी होता है। लेकिन जब कोई समाज अपने पास्ट को फिर से पढ़ना शुरू करता है ना, तो वो सिर्फ अपना इतिहास नहीं सुधारता, वो अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस पाता है। ये एपिसोड किसी कंक्लूजन का एंड पॉइंट नहीं, ये एक नए कॉन्वर्सेशन की शुरुआत है। क्योंकि याद रखिए, सिविलाइजेशंस तभी सर्वाइव करती हैं जब वे अपने पास्ट को दूसरों के चश्मे से नहीं, बल्कि अपने खुद के सच से देखती हैं। नमस्ते, जय हिंद।